भारतीय राज्य व्यवस्था अपने आप में एक बहुत डायनामिक और बहुत कॉन्सेप्चुअल पार्ट है हमारे जीएस पेपर टू का। और जीएस पेपर टू में देखो, क्वेश्चंस ना केवल तथ्यों पर आधारित बन रहे हैं, बल्कि प्रश्न जो है वो आपकी समझ, संकल्पनाओं पर भी आधारित बन रहे हैं। आज के इस छोटे से वीडियो में मैं एक टॉपिक डिस्कस करना चाहूँगा। ये टॉपिक मुख्य परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर आपकी समझ अच्छी है तो इस पर किसी भी तरह के प्रश्नों को हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आते हैं, टॉपिक है हमारा आज का शक्ति का पृथक्करण। शक्ति का पृथक्करण। अब शक्ति का पृथक्करण, ये जो टॉपिक है ये आपके जीएस पेपर टू का पार्ट है। ठीक है। और यहाँ इस टॉपिक का जो जो संदर्भ है वो बहुत स्पष्ट है कि कहाँ तक आपकी समझ है शक्ति के पृथक्करण की, और भारतीय राज्य व्यवस्था में शक्ति के पृथक्करण का क्या महत्व है। अगर दोनों आयामों से आप अगर परिचित हैं, अगर देखो ये बात आपको समझ में आ रही है कि शक्ति का पृथक्करण क्या है और किस तरीके से हमारी व्यवस्था को प्रभावित करता है, तो प्रश्नों को हल करना बहुत चैलेंजिंग, बहुत मुश्किल नहीं होता है। तो देखो, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इस संदर्भ, इस संकल्पना का अर्थ या उसका तात्पर्य क्या होता है, मीनिंग क्या है आखिर इसका। तो जब शक्ति का पृथक्करण संदर्भ आता है तो ये बताता है कि देखो, सरकार किसी भी राज्य की कार्यात्मक, फंक्शनल जो इकाई होती है उसको सरकार कहा जाता है। राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय, जैसे हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी, हमारी संचार सेवाएं कैसी होगी, सड़क, बिजली या अन्य सुविधाओं का किस प्रकार से वितरण होगा, ये सारे निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं। और सरकार यही कार्यात्मक इकाई होती है जो राज्य के सभी विषयों को देखरेख करती है। तो शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत ये बताता है कि सरकार तीन भागों में विभाजित होगी, शक्तियों का किसी एक अंग में संकेंद्रण नहीं होगा। सरकार विधायिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीन अंगों में विभाजित होगी। विधायिका विधियों के निर्माण के लिए उत्तरदायी होगी। विधि निर्माण, अब विधि निर्माण, तो विधि का संबंध राज्य के विभिन्न तत्वों अथवा नागरिकों के विभिन्न विषयों से संबंधित हो सकता है। जैसे मान लो सड़क, शिक्षा, परिवहन, इनसे संबंधित विधियों का निर्माण विधायिका द्वारा किया जाएगा। कार्यपालिका वह इकाई होगी जो विधियों के क्रियान्वयन, जो भी विधियां विधायिका बना रही है, मान लो कि नई शिक्षा नीति सरकार ने, संसद ने हमारी पारित कर दिया, तो अब इनको किस प्रकार से क्रियान्वित करना है। तो बहुत सारे सचिव होंगे, बहुत सारे शिक्षक होंगे, बहुत सारे स्कूल होंगे, कॉलेज होंगे, वो सब मिलकर इस विधि को क्रियान्वित करेंगे। और क्रियान्वयन, क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व इस कार्यपालिका द्वारा कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। न्यायपालिका इस बीच विधियों की व्याख्या करती है कि अगर कोई विधि संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है या नहीं, कोई विधि किसी नागरिक अधिकार का उल्लंघन तो नहीं कर रही है, तो यह व्याख्या न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। सरकार के तीन अंगों के बीच कार्यों का विभाजन इस प्रकार से होना एक नई शुरुआत थी, पहले ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी। देखो, सबसे पहले एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे जिनका नाम था मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू, तो मॉन्टेस्क्यू जो फ्रांस के थे, इन्होंने फ्रांस, दार्शनिक, दार्शनिक, और 18वीं शताब्दी इनका कार्य था, शताब्दी। तो इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉ।
इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और हिंदी में भी इसको देवनागरी में कुछ ऐसे, द स्पिरिट ऑफ लॉज। और इन्होंने इस किताब के माध्यम से शक्ति के पृथक्करण की संकल्पना को विस्तार पूर्वक लोगों के सामने रखा। हम लोग आगे चलेंगे कि क्या है ये संकल्पना। तो जब मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि सरकार के कार्यों को आप विभाजित करिए, विधायी कार्यों के लिए अलग संस्था बनाइए, कार्यपालिका क्रियान्वयन विधियों के लिए अलग संस्था बनाइए, फिर व्याख्या के लिए न्यायपालिका दीजिए। तो यहाँ इनका उद्देश्य ये था कि शक्ति के संकेंद्रण की जो समस्या आ गई थी, शक्तियों के संकेंद्रण की जो समस्या पहले आ गई थी, इस समस्या को दूर करना। संकेंद्रण की समस्या, देखो हो ये रहा था कि इसके पहले हम देख रहे थे कि राजतंत्र था और राजतंत्र में सारी शक्तियां जो शासक, राजा, जार या इंपायरर जो भी रहा हो, उसके हाथों में केंद्रित हुआ करती थी। तो जब शक्तियां किसी एक व्यक्ति या एक संस्था में केंद्रित होती है तो वो मनमानी कर सकता है। मतलब कि अगर मान लो कि ये हमारा मोहम्मद बिन तुगलक है, ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक की एक महत्वाकांक्षा होती है कि हम भारत के बहुत बड़े क्षेत्र पर शासन करें, और इसकी पूर्ति के लिए वो कहता है कि भाई जो दोआब क्षेत्र है, क्यों ना इस क्षेत्र में करों को बढ़ा दिया जाए, करों की दरों में वृद्धि करें। तो जब करों की दर में वृद्धि से संबंधित कोई निर्णय लिया जाएगा तो यह कार्य होगा विधायिका का, ठीक है, विधायी कार्य ये होगा। अब मान लो कि सूखा पड़ गया, अकाल हो गया और किसान सक्षम नहीं है, लेकिन चूंकि सारी शक्तियां इस व्यक्ति में केंद्रित हैं, ये बलपूर्वक इन करों की उगाही कर सकता है, मतलब अपने आदेश का क्रियान्वयन ये कर सकता है। तो जब ऐसी स्थिति होगी तो हम देखते हैं आज के दौर में कि न्यायपालिका जैसी संस्थाएं हैं और पुलिस बर्बरता कर रही है तो उसको ये रोक दे रहा है, लेकिन उस समय न्यायपालिका भी यही है। तो अगर कोई फरियादी इनसे कहता है कि सर हमारी क्षमता नहीं है कि हम इतने करों को दे पाएं, ऐसी स्थिति में भी ये व्यक्ति अपनी निरंकुशता, अपनी मनमानी करेगा और कुल मिलाकर जो जनहित है या लोगों का कल्याण है वो कभी नहीं हो पाएगा। तो मॉन्टेस्क्यू साहब ने इस चीज को सबसे पहले देखा। हालांकि इसके पहले भी चाहे वो अरस्तु हो, चाहे वो प्लूटो हो, या भारतीय विचारकों में हमारे चाणक्य थे, इन्होंने इस बात को समझा था और उन्होंने कहा कि देखो कोई भी राजा, चाहे वो कितना भी बड़ा दार्शनिक हो, कितना भी बड़ा जो है हितैषी हो, वो इन शक्तियों को अगर एक साथ क्रियान्वित करेगा तो लोगों को समस्याओं से रूबरू होना पड़ेगा, लोग जो है कहीं ना कहीं उससे प्रभावित तो होंगे। तो इसी बात को दूर करने के लिए, और एक अच्छी बात भी है कि देखो कहा जाता है कि शक्ति या सत्ता भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता पूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है। तो अगर सारी सत्ताएं किसी एक व्यक्ति या संस्था में निहित होगी तो वो अपने हिसाब से अपने अनुरूप विधियों को क्रियान्वित करेगी और हो सकता है कि वो जनता के हितों की अनदेखी कर दे। तो सबसे पहले मॉन्टेस्क्यू ने इस बात को उठाया और कहा कि भाई इस तरह से संविधान बनाओ, व्यवस्थाएं बनाओ जिससे कि सत्ता का संकेंद्रण ना होने पाए। मॉन्टेस्क्यू की बातों को जब इन्होंने 1748 में ये किताब इनकी प्रकाशित होती है, बड़ी लोकप्रिय हुई ये किताब, और इसी समय एक नए राज्य का उदय हो रहा था, ये था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो कुछ ही सालों बाद, लगभग 40 सालों बाद, देखो अमेरिका की स्वतंत्रता के लिए क्रांति होती है और अमेरिकी संविधान पहला वो संविधान था जिसने पूरी तरह से मॉन्टेस्क्यू के विचारों को अपने संविधान में जगह दिया, और इसने कहा कि जो अनुच्छेद 1 है उसके द्वारा सभी विधायी कार्य दे दिए जाएंगे विधायिका अर्थात अमेरिकी कांग्रेस को। जो अनुच्छेद 2 है वो कहता है कि भाई सारे कार्यकारी मतलब कार्यपालिका संबंधी कार्य दे दिए जाएंगे अमेरिकी कार्यपालिका मतलब राष्ट्रपति को,
और न्यायपालिका अनुच्छेद 3 के तहत सभी न्यायिक मामलों को देखेगी। तो इस तरह से अमेरिकी संविधान जो था वो पहला संविधान बना जो दुनिया में शक्ति के पृथक्करण को अपने संविधान में स्थान देता है। आगे चलकर हम देखते हैं कि कुछ ही वर्षों में फ्रांस की क्रांति हुई, वहां भी इस बात को रखा गया और जगह मिला उसे। भारतीय संविधान हम देखते हैं कि भारत का संविधान तो भारतीय संविधान काफी बाद में, मतलब अमेरिकी क्रांति के काफी बाद बना, लगभग 200 सालों बाद ये प्रकाशित हुआ है 1950 में। तो भारतीय संविधान निर्माता शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत से परिचित थे, बहुत भली भांति वो जानते थे कि शक्ति का पृथक्करण क्या होता है और किस तरीके से ये राज्य को नियंत्रित रखता है। लेकिन भारतीय संविधान निर्माताओं ने इस जो शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत है उसकी कुछ समस्याओं को भी देखा और भारतीय संविधान में कहीं भी ये स्पष्ट रूप से लिखित नहीं है, स्पष्ट रूप से लिखित नहीं है। कई बार छात्रों को कंफ्यूजन हो जाता है अनुच्छेद 50 के संदर्भ। अनुच्छेद 50 हमारा डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक तत्वों का भाग है और अनुच्छेद 50 कहता है कि सरकार या राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका, जो कार्यकारी और न्यायिक कार्य होते हैं, इनको अलग करने के लिए कार्य करेगा। मतलब कि जैसे पहले हमारे यहाँ पर जिला स्तर पर जो पदाधिकारी होते थे उनका नाम डीएम साहब हुआ करता था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और इनके अंतर्गत ही हम देखते थे कि डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो अधिग्रहण या संग्रहण के लिए उत्तरदायी थे। तो करों का संग्रहण और न्यायिक कार्य दोनों एक ही व्यक्ति में निहित था, जिसको कि अनुच्छेद 50 कहता है कि आप अलग कीजिए और इस तरह के दोहरे उत्तरदायित्व से पदस्थ व्यक्ति को मुक्त करिए। तो भारतीय संविधान कहीं भी शक्ति के पृथक्करण की व्याख्या नहीं करता है। लेकिन अगर हम लोग संविधान की बारीकियों को, जैसा भी देखेंगे हम लोग आगे क्लास में देखते हैं, तो हम पाते हैं कि संविधान बहुत बारीकी से, बहुत तार्किक तरीके से शक्ति के पृथक्करण की व्याख्या करता है, जो अमेरिका संविधान में जो वर्णित संकल्पना है उसका परिमार्जित मतलब मॉडिफाइड वर्जन है। और वो इतना ज्यादा मॉडिफाइड है कि हमारे संविधान को बहुत व्यवहारिक, बहुत तार्किक, बहुत उत्तरदायी बना देता है। संस्थाओं को न केवल एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी बना रहा है, बल्कि जनहित की भी ये अनदेखी होने से बचाता है। तो हम लोग आगे चीजों को देखेंगे। यहाँ पर बेसिक बातें थी कि शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत सरकार के तीनों अंगों के बीच कार्यों के विभाजन से संबंधित है, पहला पॉइंट। इसके प्रतिपादक मॉन्टेस्क्यू थे, जो फ्रांस से संबंध रखते थे और उनकी किताब का नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉ। यह प्रकाशित होती है 1748 में। अमेरिका का संविधान पहला संविधान था जिसने इसको अपने संविधान में स्थान दिया। भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से लिखित नहीं है, हालांकि दुनिया के विभिन्न देशों में इसका उल्लेख संविधान में मिलता है। अब आओ हम लोग चलते हैं इसके दूसरे डायमेंशन पर कि आखिर शक्ति के पृथक्करण का सही अर्थ क्या है, या इसका कहें तो ये किस तरह से वर्णित होता है। तो अर्थ या विस्तार, अब इसको हम लोग समझते हैं शक्ति के पृथक्करण का अर्थ या विस्तार। देखो, जब मॉन्टेस्क्यू दे रहे थे शक्ति का पृथक्करण, अर्थ, विस्तार या विशेषताएं, शक्ति का पृथक्करण, तो मॉन्टेस्क्यू ने कहा विशेषताएं। तो मॉन्टेस्क्यू कहते हैं कि भाई शक्ति के पृथक्करण की कम से कम 3 विशेषताएं तो होनी ही चाहिए। कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? तो सबसे पहला कहते हैं कि कार्यात्मक विशेषीकरण या कार्यात्मक स्वायत्तता होनी चाहिए। इसका तात्पर्य यह हुआ कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों के कार्य स्वतंत्र होंगे, अलग होंगे, एक दूसरे के कार्यों में
कोई एक अंग दूसरे अंग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। मतलब कार्यपालिका कार्यपालिका का कार्य क्रियान्वयन तक सीमित होगा, विधियों के क्रियान्वयन तक। मतलब कि अगर पुलिस प्रशासन है तो पुलिस प्रशासन नियम नहीं बनाएगा। ऐसे नियमों को, जैसे मान लो कि ट्रैफिक पुलिस खड़ा है, तो ट्रैफिक पुलिस वहां पर कोई नियम नहीं बना सकता है। जो भी नियम लिखे हुए हैं ट्रैफिक पुलिस उसी नियम को लागू करेगा, अपने विवेकानुसार कोई निर्णय नहीं ले पाएगा। विधायिका किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी और विधायिका केवल विधियों का क्रियान्वयन, विधियों का निर्धारण, विधियों का निर्माण करेगी। अब आते हैं न्यायपालिका। तो न्यायपालिका का भी किसी अन्य मामलों में हस्तक्षेप नहीं होगा, बल्कि ये विधियों की व्याख्या करेगी। अगर संविधान का कोई संदर्भ है तो उस संदर्भ की ये व्याख्या करेगी। दूसरी बात आई यहां पर कि दोहरी सदस्यता पर प्रतिबंध। अब इसका क्या तात्पर्य है? तो देखो, दोहरी सदस्यता ये भारत में लागू नहीं होता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि कोई एक व्यक्ति, जैसे मान लेते हैं हमारे प्रधानमंत्री, तो कोई एक व्यक्ति किसी अन्य अंग का सदस्य नहीं होगा। उदाहरण के लिए, जैसे मान लो प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री की अगर हम लोग व्यवस्था को देखते हैं तो प्रधानमंत्री माने जाते हैं कार्यपालिका के सदस्य। और राजनीतिक कार्यपालिका, राष्ट्रपति के लिए जो मंत्री परिषद होता है उसके प्रधान सलाहकार होते हैं हमारे प्रधानमंत्री। जबकि हमारे यहाँ व्यवस्था है कि प्रधानमंत्री संसद के भी सदस्य होंगे। तो जो मॉन्टेस्क्यू थे वो कह रहे थे कि नहीं, ऐसी बातें मत करिए। एक व्यक्ति अगर कार्यपालिका का सदस्य हो चुका है तो उसको कार्यपालिका में ही रखिए, वह व्यक्ति विधायिका में नहीं पहुंचेगा, वहां पर अपनी बातों को नहीं रखेगा। तो जब हम अमेरिकी राष्ट्रपति को देखते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति को, तो अमेरिकी राष्ट्रपति कभी भी कांग्रेस में भाग नहीं लेता है। वो स्वतंत्र रूप से कार्यपालिका, मतलब कि विधियों के क्रियान्वयन का कार्य करता है। तो अमेरिका पूरी तरह से दोहरी सदस्यता पर प्रतिबंध लगाता है। और जब दोहरी सदस्यता पर प्रतिबंध है तो इसका मतलब, जो मोंटेस्क्यू का संदर्भ था, कि भाई शक्तियां बहुत ज्यादा किसी व्यक्ति में नहीं आएंगी और कुल मिलाकर व्यवस्था बहुत अच्छे से चल पाएगी। अब आओ, इसी की एक और विशेषता है नियंत्रण एवं संतुलन। नियंत्रण एवं संतुलन। अब ये क्या कहता है? तो नियंत्रण एवं संतुलन की जो व्यवस्था है, इसके अनुसार कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तीनों अंग, अब यहां पे ले लेते हैं कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ये तीनों अंग एक दूसरे पर नियंत्रण रखेंगी और एक संतुलन, संवैधानिक संतुलन बनाने का कार्य करेंगे। कैसे? तो देखो, हमारी व्यवस्था में भी देखते हैं तो नियंत्रण एवं संतुलन है। जैसे मान लो कार्यपालिका राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति हमारे यहाँ पर संसद की बैठकों को आयोजित करने के लिए उत्तरदायी है। इसी तरह से न्यायपालिका को यह अधिकार दिया गया है कि अगर विधायिका ने किसी तरह का कोई नियम बनाया, कोई विधि बनाई जो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, तो उसे शून्य घोषित कर दे। विधायिका को यह पावर दिया गया, यह शक्तियां दी गई कि भाई कार्यपालिका, अगर राष्ट्रपति किसी अध्यादेश को जारी करते हैं जो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, आपातकाल की घोषणा करते हैं या जो भी कार्य कर रहे हैं, तो वहां पर वो उनसे और उनके पदाधिकारियों, मतलब मंत्रियों से प्रश्न पूछे, उनके विरुद्ध प्रस्ताव को लाए, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। इसी तरह से न्यायपालिका के अगर सदस्य
न्यायाधीश अपने कार्यों को नहीं कर पा रहे हैं तो उनके विरुद्ध महाभियोग जैसी एक जो है वो कार्यवाही की जाए और उनको पद से हटाया जाए। तो ऐसे जो संतुलन और नियंत्रण की व्यवस्था है, इससे हम देखते हैं कि तीनों अंग एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं और व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलते रहती हैं। तो ये तीन विशेषताएं शक्ति के पृथक्करण की मानी जाती है। अब आओ कि भारत की क्या स्थिति दिखाई पड़ती है। भारत में शक्ति का पृथक्करण, भारत में शक्ति का पृथक्करण, भारत में शक्ति का पृथक्करण। तो जब हम भारत में शक्ति का पृथक्करण देखते हैं तो देखो हमारे यहाँ पे शक्ति का पृथक्करण बहुत अस्पष्ट रूप से लागू नहीं है, बहुत स्पष्ट रूप से लागू नहीं है, बल्कि लागू नहीं है, बल्कि ये अपने परिमार्जित मतलब मॉडिफाइड वर्जन में लागू है, परिमार्जित रूप में लागू है। हमारे यहाँ पर अगर हम व्यवस्थाएं देखें तो मोटे तौर पर अगर हम लोग भाग 5 को देखते हैं संविधान के, जिसमें संघ का शासन वर्णित है, संघ का शासन, तो देखो यहाँ पर कई सारे अनुच्छेद हैं जो बताते हैं कि संविधान इस आधार पर लिखा गया है, इस आधार पर वर्णित है। जैसे अनुच्छेद अगर हम 53 को देखें, 53 को देखते हैं तो ये कहता है कि भाई समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, राष्ट्रपति में निहित होंगी। अगर हम 79 को देखते हैं, अनुच्छेद 79 को देखते हैं तो ये संसद की बात करता है और विधायी शक्तियां इसे प्रदान करता है। इसी तरह से अनुच्छेद 124 न्यायपालिका की व्यवस्था करता है और एक अलग संस्था स्थापित करता है न्यायिक कार्यों के लिए। ठीक इसी प्रकार भाग 6 जो राज्यों से संबंधित है, वहां पर भी हम देखते हैं कि अलग अलग अंगों की व्यवस्था है और ये सभी अंग स्वतंत्र रूप से अपने विशिष्ट कार्यों को करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो शक्ति के पृथक्करण का जो पहला भाग देखते हैं, कार्यात्मक विशेषीकरण, वो तो हमको संविधान में दिखता है। वहीं अगर हम देखें दोहरी सदस्यता, तो दोहरी सदस्यता का मानदंड हम लोग लागू नहीं करते हैं। कैसे नहीं लागू करते हैं? तो देखो हमारी जो व्यवस्था है उसमें हम लोग देखें तो हमारा कार्यपालिका और जो विधायिका है, अब यहाँ पे मैं अगर 2 सर्किल के द्वारा बताऊं तो ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। कार्यपालिका और विधायिका, ये है कार्यपालिका और ये है विधायिका। विधायिका, अब समझते हैं कि विधायिका क्या है। तो देखो विधायिका के 2 भाग हैं, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। कार्यपालिका में भी 2 टाइप होते हैं। कार्यपालिका में भी अगर हम लोग कार्यपालिका को देखें तो कार्यपालिका 2 है। जो शीर्ष स्तरीय है वो राजनीतिक कार्यपालिका है, जो हमारे पॉलिटिशियन है, राजनीतिक कार्यपालिका है, और इन्हीं के द्वारा नियुक्त होते हैं हमारे प्रशासनिक कार्यपालिका जो आईएएस आईपीएस हैं, तो प्रशासनिक कार्यपालिका। अब देखो यहाँ पर क्या है, जब हम कार्यपालिका को देखते हैं तो राजनीतिक कार्यपालिका मुख्य रूप से हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो राजनीतिक कार्यपालिका में अगर देखो तो बहुत सारे मंत्री होते हैं, मंत्री महोदय हैं और कुछ प्रशासक महोदय हैं, ये दोनों कार्यपालिका हम लोग ले रहे हैं। तो जो हमारे प्रशासनिक कार्यपालक हैं, जैसे सचिव हैं, जैसे हमारे डायरेक्टर निर्देशक साहब हैं, और यहाँ पर हमारे हैं मंत्री और प्रधानमंत्री। तो मंत्री और प्रधानमंत्री वास्तव में कौन होते हैं? तो ये ऐसे राजनीतिक दलों से आते हैं जिन्होंने विधायिका में अपना बहुमत साबित कर दिया है, बहुमत साबित कर दिया है। और ये सभी लोगों को पता है कि प्रधानमंत्री और मंत्री संसद के भी सदस्य होते हैं।
जबकि संसद के अन्य सदस्यों में हम देखते हैं कि विपक्ष के कुछ नेता, विपक्ष के कुछ लोग शामिल होते हैं। तो विपक्षी दल कम सदस्यों के साथ दिखाई पड़ते हैं और सत्ताधारी दल अधिक सदस्यों के साथ दिखाई पड़ते हैं। जो सत्ताधारी दल है, इसी में हम कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री, राज्य मंत्री को बनते देखते हैं। तो यहाँ एक ही व्यक्ति कभी विभागों का प्रभारी होता है। जैसे अमित शाह को देखिए, अमित शाह साहब संसद के भी सदस्य हैं और साथ में सदस्य किसके हैं, तो वो हमारी जो गृह मंत्रालय है उसके भी प्रमुख बन जाते हैं। तो गृह मंत्रालय के राजनीतिक प्रमुख हैं, जबकि संसद के सदस्य हैं, माननीय सदस्य हैं। तो दोहरी सदस्यता हमारे यहाँ है। तो हम लोग इसको बाद में देखेंगे कि आखिर क्यों ये विचलन, डेविएशन आखिर क्यों हुआ हमारे परंपरागत मान्यताओं से या मॉन्टेस्क्यू के विचारों से। तो या यही डिस्कस कर लो कि देखो, हमारा उद्देश्य बहुत स्पष्ट था। हम लोग एक ऐसी सरकार चाह रहे थे जो अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार हो, कार्यों के प्रति अकाउंटेबल हो। अकाउंटेबल का मतलब जिम्मेदार या जवाबदेह, जिम्मेदार या जवाबदेह। अब देखो, जवाबदेह का क्या मतलब हुआ कि अगर सरकार ने या मंत्री साहब ने कोई भी निर्णय लिया तो इस निर्णय को प्रश्न या प्रस्ताव के द्वारा चुनौती दी जा सकती है। अगर बजट निर्मला सीतारमण प्रस्तुत करती हैं और कोई व्यक्ति उनसे संतुष्ट नहीं है तो ठीक उसी दिन संसद में प्रश्न पूछा जा सकता है और उससे संबंधित स्पष्टीकरण की मांग की जा सकती है। लेकिन अमेरिकी व्यवस्था में ऐसा नहीं है। दोहरी सदस्यता का नहीं होना अमेरिकी व्यवस्था के लिए एक समस्या बन गया है और अमेरिका में राष्ट्रपति अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होता है और उत्तरदायी, उसकी जो दैनिक उत्तरदायित्व है उससे वो मुक्त होता है। उस पर प्रश्न तभी पूछा जा सकता है जब गंभीर समस्या हो या उसको हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया हो। तो हमारी व्यवस्थाएं ज़्यादा तार्किक हो जाती हैं, प्रश्न पूछने या मंत्रियों के लिए के विरुद्ध प्रस्ताव लाने की ये अनुमति देता है। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा कि नहीं, ये व्यवस्था कहीं ना कहीं समन्वय में बाधा उत्पन्न करेगी, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही में बाधा उत्पन्न करेगी, इसीलिए इसको हटा दीजिए। तो हमारे यहाँ दोहरी सदस्यता है, दोहरी सदस्यता है और दोहरी सदस्यता होने के कारण, दोहरी सदस्यता होने के कारण हम लोग अधिक जवाबदेह व्यवस्था दे पाते हैं। अब आते हैं कि नियंत्रण एवं संतुलन कहाँ तक हमारे यहाँ होता है। तो नियंत्रण एवं संतुलन वास्तव में शक्ति के पृथक्करण का मर्म है, क्रक्स है। देखो, हम अपनी व्यवस्थाओं में देखें कैसे तीनों एक दूसरे से नियंत्रित और संतुलित होते हैं। तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को लेते हैं। अगर मान लो कि विधायिका ने कोई नियम बनाया, जैसे हम लोग लेते हैं कि विधायिका ने कहा कि भाई एनएसए या जो टाडा है या फिर कहो तो आधार से जुड़ा हुआ एक विधेयक लाया गया। न्यायपालिका ने कहा कि नहीं, ये नागरिकों के एकांतता के अधिकार का, राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन करता है, इसीलिए इसको हटाइए। तो न्यायपालिका हमारे यहाँ विधि की जो जुडिशियल रिव्यू है, न्यायिक पुनर्विलोकन या रिव्यू पुनर्विलोकन का अधिकार रखती है। और अगर किसी भी प्रकार के नियमों को विधायिका ने बनाया है तो यहाँ पर न्यायिक व्याख्या हो सकती है। दूसरी ओर विधायिका, तो विधायिका का मूल कार्य विधि का निर्माण है। तो अगर संसद ने किसी विधि को बनाया, न्यायपालिका ने इसको खारिज कर दिया, फिर से विधायिका को यह शक्तियां दी गई हैं कि उन विधियों को अधिक तार्किक, संतुलित बनाकर लाया जाए। इसी प्रकार अगर विधायिका न्यायपालिका के कार्यों से असंतुष्ट है या न्यायाधीशों के विरुद्ध कोई समस्या है या
भ्रष्टाचार का आरोप है तो उनके विरुद्ध महाभियोग जैसी एक प्रक्रिया को लाया जा सकता है, अनुच्छेद 124 और कार्यपालिका के सहयोग से हटाया जा सकता है। कार्यपालिका को भी यह अधिकार दिया गया है कि संसद को भंग कर दे या राष्ट्रपति अपने वीटो शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो विधेयक है उसे पुनर्विचार के लिए भेजे, स्थगित कर दे या निर्णय पर रोक लगा दे। तो इस तरीके से नियंत्रण एवं संतुलन की एक बहुत विस्तृत प्रणाली, एक पूरा सिस्टम हमारे संविधान में दिखाई पड़ता है और यही जो है वो हमारे संविधान को एक बहुत व्यवहारिक, लोचशील और प्रासंगिक बना देता है। तो ये सारी व्यवस्थाएं हम लोग देखते हैं। अच्छा, जो शक्ति का पृथक्करण है, अगर हम भारत को देखें या इस पूरे सिद्धांत को देखें तो इसमें कुछ समस्याएं भी आ रही हैं, या ये बिल्कुल सही है। सीमाएं और आलोचना। तो देखो, शक्ति का पृथक्करण अगर हम लेकर आए तो इससे लाभ तो बहुत मिला, शक्तियों का संकेंद्रण नहीं हुआ, मनमानी तानाशाही पर नियंत्रण स्थापित हो गया। साथ ही हम देखते हैं कि नागरिकों के अधिकारों को ज़्यादा महत्व मिला, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका संविधान के अनुसार संचालित हो रही है। लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे कि देखो, इससे कहीं ना कहीं जो विचारक हैं वो कहते हैं कि आप अनावश्यक विलंब लगा रहे हो। अगर एक व्यक्ति में शक्तियां निहित होती हैं, शक्तियों का केंद्रण होता है, तो इससे क्या हो रहा है, तो नीतियों में एक रूपता बनी रहती है, नीतियां त्वरित निर्णय लिए जाने संभव होते हैं। इवन हम देखते हैं कि सेवाओं में भी समानता का भाव रहता है, अलग अलग संस्थाएं, अनावश्यक विवाद या व्यवधान उत्पन्न नहीं होता है। तो कुछ लोग इस आधार पर इसकी आलोचना करते हैं, लेकिन इस सिद्धांत का महत्व ज्यादा है। ये सरकार को नियंत्रित करता है, सरकार पर नियंत्रण स्थापित करता है, एक स्पष्ट सीमा निर्धारित करता है, जनता के अधिकार को संरक्षित करता है, क्योंकि अब कोई भी कार्यपालिका एक मोहम्मद बिन तुगलक या तानाशाही में परिवर्तित नहीं हो सकती है। जनता जनता के अधिकारों की रक्षा करता है। और यही वो कारण था जब हमारे न्यायपालिका ने, और ये बहुत महत्वपूर्ण केस था, ये था केशवानंद भारती। सबको पता होगा कि केशवानंद भारती केस हमारे राजनीतिक इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण केस रहा है। 1973 में ये केस आया। तो केशवानंद भारती केस में न्यायपालिका ने कहा कि देखो, संविधान में भले ही शक्ति का पृथक्करण लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इस का महत्व है। हमारे संविधान निर्माताओं ने इस शक्ति के पृथक्करण की महत्ता को समझा था और हम इसे घोषित करते हैं संविधान का मूल ढांचा। तो मूल ढांचा के रूप में स्थापित होता है और किसी भी जीवंत लोकतंत्र के लिए ये एक अनिवार्य और बहुत महत्वपूर्ण अवयव बन जाता है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं शक्ति के पृथक्करण की ये चर्चा को रोकना चाहूंगा और अगले कुछ कक्षाओं में हम लोग बाकी चीजों को देखेंगे।